मतलब मैं आगे सेलेक्ट नहीं हो पाया, ऑल्दो मैं अच्छा था, मैं काफ़ी अच्छा खेलता था, लेकिन मैंने जी। अपनी प्रायोरिटी चेंज की कि मैं हाई जंप में ट्राई करूँ और अपनी जो मैं ट्रेनिंग हाई बास्केटबॉल के लिए करता था वो उसको मैं हाई जंप में यूटिलाइज करूँ। ओके। एंड आई थिंक जो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन ये रहा है कि मैं जो क्रिटिक्स हैं और जो मुझको क्रिटिसाइज करते हैं मैं उनको काफ़ी क्लोज रखता हूँ अपने, क्योंकि वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं और उनको रॉन्ग प्रूव करने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है आई गेस। Welcome to the Garm Avatar Show. In today's episode, I have with me Varun Singh Bhati, Arjuna Award winning high jumper para athlete in T42 category. He won a gold medal in the first Para Khelo India Khelo 2024, bronze medal in Rio Paralympics in 2016, silver medal in Para Asian Games, bronze medal in World Championship 2017, silver medal in International Paralympics Grand Prix Berlin in 2016, gold medal in Asia Oceania Championship in Dubai in 2016, and many other international and national level medals. Thanks for joining me, Varun. Such a pleasure to have you on my show. सेम या मैम, थैंक यू सो मच। So, Varun, can you please tell us a bit about your journey and what's been the challenges that you faced? अब सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। एंड मैं मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं पहले आपकी रिक्वेस्ट पे नहीं आ पाया, मैं थोड़े कॉम्पिटिशन्स में बिजी था। एंड सो ऑलमोस्ट अगर आप मेरी जर्नी की बात करें तो ऑलमोस्ट पिछले साल मुझे ऑलमोस्ट 13 साल हो गए हाई जंप करते करते। मैंने हाई जंप स्टार्ट की थी 2010 में। Okay. और आ, यकीन मानिए कि मुझे जब मैंने स्टार्ट की थी 2010 में तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था हाई जंप में। अच्छा। मैं शुरू से एक बास्केटबॉल प्लेयर रहा हूँ और मैंने बास्केटबॉल खेला है शुरुआत में अपने स्कूल में 2008 से 2012 तक 4-5 साल मैंने स्टेट्स खेला है बास्केटबॉल में। तो मेरा जो पहला पैशन था वो ये था कि मैं बास्केटबॉल में अपने नेशनल्स खेलूं एंड एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बन सकूं। एंड आई थिंक बास्केटबॉल प्लेयर बनते बनते ही मैं एक हाई जंपर बना, क्योंकि बास्केटबॉल काफ़ी रिलेटेड है हाई जंप के। Right. सो मुझे काफ़ी इजी हुआ और मैं 5 साल तक मतलब मैंने स्टेट खेला, लेकिन मैं कभी भी उसमें नेशनल्स नहीं खेल पाया। एंड देन जो मेरे पीटीआई सर थे स्कूल में, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि मैं एक इंडिविजुअल गेम चूज़ करूँ। तो आई थिंक हाई जंप, मेरी जंप अच्छी थी काफ़ी बास्केटबॉल खेल के, तो फिर मैंने एक हाई जंप करने का सोचा। और मुझे आज भी याद है 2010 में वो बारिश का दिन था एंड मैं सिर्फ ऐसे ही तुक्के से मैं चला गया वहाँ पर। जो हमारा जोनल जोनल इवेंट था वहाँ पर Hmm. आईसीएससी स्कूल से, एंड वहाँ पर मैं सेलेक्ट हुआ। एंड सिलेक्शन के बाद ऐसा होता है कि जो दो प्लेयर रहते हैं फर्स्ट और सेकंड, वो आगे अगले लेवल के लिए जाते हैं जो कि स्टेट लेवल है। एंड मैं स्टेट लेवल के लिए मैं आगरा गया और वहाँ पर मैं फिफ्थ रहा। और आई थिंक फिफ्थ जो ये नंबर है ये मेरी लाइफ में आई थिंक बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंस है, मतलब इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं या अच्छा। मेरे लिए इतना, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में मैं फिफ्थ रहा हूँ। मैं हमेशा से फिफ्थ रहा हूँ। मैं जिस भी कॉम्पिटिशन में मेरा मेडल नहीं होता उस कॉम्पिटिशन में मैं हमेशा फिफ्थ ही रहता हूँ। सो तो मैं मतलब तो मैं स्टेट में गया और मैं वहाँ पर फिफ्थ रहा। एंड देन मैंने सोचा कि मैं हाई जंप के लिए नहीं बनाऊँ, तो मैंने 2011 में मैंने बिल्कुल हाई जंप नहीं किया। और 2012 में जब मैं फिर से नेशनल्स नहीं खेल पाया बास्केटबॉल में, तो मैंने फिर से सोचा कि हाई जंप दोबारा ट्राई करते हैं। और इस बार मैंने थोड़ी अपनी टेक्निक चेंज की एंड 2012 में मैंने स्टेट में गोल्ड मेडल लिया। और फिर उसके बाद मैं जो मेरा सपना था नेशनल्स खेलने का, मैंने अपना पहला हाई जंप का नेशनल्स झारखंड में खेला, अच्छा। जमशेदपुर में 2012 में। एंड आई थिंक 4 नवंबर 2012 डेट थी और वहाँ पर मैं फिर से थर्ड रहा। मेरा सपना था कि मैं सिर्फ नेशनल्स खेलूं और मुझे हाई जंप में एक मेडल भी मिला। तो वहीं से मैंने सोचा कि हाई जंप मेरे लिए बना है और मैं इसमें आगे ट्राई करूंगा और इसमें आगे मेहनत करूंगा। एंड देन उसके बाद 2014 में मैंने अपना पहला इंटरनेशनल इवेंट खेला चाइना में, उधर भी मेरा गोल्ड रहा। एंड इसके बाद काफ़ी उतार चढ़ाव रहे मेरी लाइफ में, लेकिन मेरी स्टार्टिंग मैं अपनी 2010 से की।
सो आपकी स्टार्टिंग आपने बोला बास्केटबॉल से की तो एंड आपको बास्केटबॉल खेलने में बहुत दिलचस्पी थी मोर देन हाई जंप से जी, जी। ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो आपने बास्केटबॉल क्यों छोड़ा? वेल मैम, मतलब मैंने छोड़ा नहीं उसको, मैं अभी भी खेलता हूँ बास्केटबॉल। वीकली मैं 2-3 बार, मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है बास्केटबॉल खेलना, और जी। जभी भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आई थिंक अगर मतलब मैं ये हाई जंप में है जैसे इतना। आपने कॉम्पेटिटिवली खेलना क्यों नहीं जी, उसको जी। आगे परस्यू किया? जी, जी मैम, क्योंकि आप देखिए, जो मेरी मतलब मैं आगे सेलेक्ट नहीं हो पाया, ऑल्दो मैं अच्छा था, मैं काफ़ी अच्छा खेलता था, लेकिन मैंने जी, अपनी प्रायोरिटी चेंज की कि मैं हाई जंप में ट्राई करूँ, और अपनी जो मैं ट्रेनिंग हाई बास्केटबॉल के लिए करता था, वो उसको मैं हाई जंप में यूटिलाइज़ करूँ। ओके। एंड देन तो आई थिंक मुझे ये एक मतलब एक चूज़ करना था कि मैं बास्केटबॉल खेलूँ या फिर हाई जंप। तो आई थिंक मुझे हाई जंप में ज़्यादा अपना स्कोप लगा कि मैं हाई जंप काफ़ी बेटर कर सकता हूँ बास्केटबॉल से। सो आपने बताया जैसे आप T42 कैटेगरी से खेल रहे हैं एंड पैरा जी, एथलीट जी। हैं। थोड़ा-सा अपने मेडिकल कंडीशन के बारे में बताइए एंड उसके कारण आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए? जी, देखिए, फिलहाल जब मैं हाई जंप में आया तो मैंने एज़ सच कोई भी चैलेंज फेस नहीं किया है। जो भी मैं मेरा चैलेंज है, वो चैलेंज है और था, वो मैं खुद ही हूँ, और मैं खुद ही को अपने आप को लिमिट करता हूँ, कभी-कभार अपने आप पे शक करता हूँ। तो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज मैं खुद ही हूँ। लेकिन जब मैं बास्केटबॉल खेलता था, तो तब काफ़ी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत सारी टीम नहीं खेलना चाहती थी एक ऐसे खिलाड़ी के साथ जो इतना अच्छा नहीं भाग सकता है और इतना अच्छा कोप अप नहीं कर सकता है, क्योंकि बास्केटबॉल आई थिंक सेकंड या थर्ड फास्टेस्ट गेम है। तो उसमें एक स्पीड, एजिलिटी, स्टैमिना और स्किल्स तो चाहिए ही। जी। तो सबको लगता था कि अगर बहुत टीमों को, कोचेस को लगता था कि अगर मैं उनके साथ खेलूँगा तो मुझे चोट लग सकती है या मैं इंजर्ड हो सकता हूँ। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक लेटर लिख के दिया है कि अगर कोर्ट में मुझे कुछ होता है तो दूसरी टीम की कोई ज़िम्मेदारी ये सब नहीं है। अच्छा। और बहुत सारे लोगों ने मुझे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन जो आई थिंक जो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन ये रहा है कि मैं लो जो क्रिटिक्स हैं और जो मुझको क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं उनको काफ़ी क्लोज़ रखता हूँ अपने, क्योंकि वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं और उनको रॉन्ग प्रूव करने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है, आई गेस। सो तो क्रिटिक्स का मेरी लाइफ़ में बहुत बड़ा रोल रहा है शुरू से ही। और बास्केटबॉल कोर्ट में मतलब प्लेयर्स व्हाई वुड दे से कि भई आप इंजरी प्रोन बहुत हैं। तो व्हाट वाज़ दैट रीज़न? बट इट इज़ बिकॉज़ ओनली ऑफ माय कंडीशन कि आई थिंक आप यही थोड़ा रीज़न अपनी था मेन मेडिकल के। कंडीशन के बारे में प्लीज़ बताएँगे? आई एम हम देखिए, ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल। अगर जी, नो, नो, इट्स फाइन। जो भी आई गेस जो भी पैरा एथलीट या जो पैरालम्पियन से हमें नए हैं, जिनको नई जानकारी है, तो जो भी पैरा एथलीट्स हैं, उनकी एक कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी होती है उनकी, वो कितने मतलब कितने उनकी डिसेबिलिटी के हिसाब से वो कैटेगरी होती है। तो मेरी कैटेगरी T42 है। मैं अबव नी एम्प्यूटी हूँ, मतलब मेरी ऑल्दो मेरी लेफ्ट लेग में पोलियो है। मैं जी। जब मैं 6 महीने का था तो तब से मुझे पोलियो हुआ। एंड तो T42 जो कैटेगरी होती है, वो मतलब सिंगल लेग होती है, कि जिनका एक लेग मतलब पूरा ही वीक होता है, तो अच्छा। वो T42 कैटेगरी में आते हैं। जी, अच्छा। सो आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए जब आपको पोलियो हुआ तो कैसे सब आपने आगे अपनी जर्नी में जैसे स्पोर्ट एक कॉम्पिटिटिव लेवल में खेलना चालू किया तो आपके फैमिली में बहुत सपोर्ट सबने किया होगा और कैसे और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए ग्रोइंग अप इयर्स में? थोड़ा-सा उसके बारे में प्लीज़ बताइए? अब देखिए, मतलब पेरेंट्स की साइड से मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा है, तो इस चीज़ में मैं काफ़ी लकी हूँ। ऑल्दो जब मैं बास्केटबॉल मैंने खेलना शुरू किया, तो वो क्योंकि वो एक सडन चेंज था, बिल्कुल मैं एक काफ़ी ऐसा बच्चा था जो क्लास में काफ़ी मतलब पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था मैं, एंड तो ये एक जो सडन चेंज था बिल्कुल पढ़ाई से और बास्केटबॉल में, स्पोर्ट्स में, तो तब उनको थोड़ा ये लगा कि उनको मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन उनकी कंडीशन थी, और मैंने उनको मनाया कि अगर मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा रहूँगा तो मैं अपना स्पोर्ट्स कर सकता हूँ आगे, मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ, तो उनकी ये कंडीशन थी। लेकिन जब मैंने बास्केटबॉल से हाई जंप में स्विच किया, तो जो रिज़ल्ट आए वो बहुत काफ़ी मतलब वो
तो बिल्कुल ही एकदम से रिज़ल्ट आने लगे, तो मेरे पेरेंट्स को काफ़ी वो अच्छा लगा कि मैं काफ़ी स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन 1-2 बार ऐसी इंजरीज़ हुई हैं मुझे, जब मेरे पेरेंट्स को लगा है कि मुझे स्पोर्ट्स छोड़ देना चाहिए, बट वो एक मतलब उन्होंने मुझे ऐसा मतलब डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोला, वो एज़ ए वो पेरेंट्स हैं, आई कंसर्न, थिंक एज़ अ हो सकता हो। कंसर्न बोला है, आउट ऑफ जी, कंसर्न, जी। या। तो वो आउट ऑफ कंसर्न उन्होंने मतलब हुँ, बोला कि आप स्पोर्ट छोड़िए, क्योंकि क्योंकि हमारा जैसे मैंने आपको बताया T42 कैटेगरी सिंगल लेग बेस ज़्यादा है, यूनिलैटरल है, और जो पूरा है उसमें जो एम्फेसिस रहता है वो सिंगल लेग पे रहता है, तो सिंगल लेग पे पूरा का पूरा पावर स्ट्रेंथ सिंगल लेग में चाहिए, तो उस पे ज़्यादा फोर्स लगता है, जिसकी वजह से एंकल नी में काफ़ी इंजरी प्रोन हो जाता है वो लेग। तो मुझे काफ़ी इंजरीज रही हैं शुरू से ही, मेरा एंकल 8 9 10 बार ट्विस्ट हुआ है। एंड देन उनके साथ जाना, तो आई मीन थोड़ा उनको भी लगता था कि मुझे स्पोर्ट्स नहीं करना चाहिए, क्या पता आप एक और पैर में अगर कुछ हो गया तो फिर मुझे घर ही बैठना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। तो आई थिंक उनकी भी कंसर्न ठीक थी, बट मैंने स्पोर्ट्स अपना छोड़ा नहीं, क्योंकि अ, मुझे लगता है कि जब भी मैं बास्केटबॉल फील्ड पे जाता था, तो मुझे एक अलग ही फीलिंग रहती थी, और मैं आई गेस एक अपने अलग ही ज़ोन में रहता था। तो मुझे वहाँ से स्पोर्ट्स से लगाव हुआ। बाकी वो एक हाई जंप सैटिस्फैक्शन में मिलता है, एक खुशी मिलती है जब आप एक चीज़ को अचीव करते हैं, गेम खेलते हैं, उसका एक जी, उसमें बहुत अच्छा एक मतलब सैटिस्फैक्शन भी बहुत मिलता है। जी, और हुँ, मैं ये बोलूँगा कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है स्पोर्ट्स का, लेकिन मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है बास्केटबॉल में भी और हाई जंप में भी। मैं जब भी सोचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझ में कोई टैलेंट ही नहीं है स्पोर्ट्स का, और अ, लेकिन जब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने काफ़ी काम किया है अपने ऊपर स्पोर्ट्स को लेकर, तो आई आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ समटाइम। दैट्स अमेज़िंग। सो हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो लाइफ में एक एंकर के समान रहता है, जो बहुत कोई बहुत अमेजिंग एडवाइस हमको देता है, कोई हमारे साथ बहुत ज़्यादा हमको हमारे साथ खड़ा रहता है, कोई है ऐसा व्यक्ति, कोई एंकर जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे, और उन्होंने व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस दैट ही हैज़ एवर गिवन टू यू? ऐसे काफ़ी लोग रहे हैं मेरी लाइफ में। जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया तो पीटीआई सर थे मेरे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इसको लेकर। एंड वो दूसरी टीम से लड़ते थे कि इनको इसको खिलाओ, मौका दो। तो तब मैं स्कूल में था, तो उनकी तरफ से मुझे काफ़ी हेल्प थी। मेरे पेरेंट्स की तो हेल्प मुझे हमेशा से रही है। एंड तो बाकी अगर ये एक एडवाइस की बात करूँ, तो मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि एक एक चुप इंसान 100 लोगों को हराता है। अच्छा। तो तब मैं उनकी बात नहीं समझ पाया, लेकिन अब मैं जब सोचता हूँ तो लगता है कि उनका मतलब ये था कि क्रिटिक्स की थोड़ी आप कम सुनिए, और अगर आप उनकी सुन सुन रहे हैं, तो अगर आप उससे मोटिवेट हो पा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो उसको उस जो भी वो बोल रहे हैं उसको नज़रअंदाज कीजिए, तो आपके लिए बेटर है। एंड अब आई थिंक अब जिस फेज़ में हूँ मैं अब, तो मेरी वाइफ़ का बहुत बड़ा रोल अभी रहा है पिछले 3-4 साल से। काफ़ी सपोर्टिव रही हैं वो, आई थिंक इमोशनली मेरे साथ खड़ी रही हैं। एंड देन मेरी पूरी डेली रूटीन का जो भी सप्लीमेंट्स का रहता है उनको मंगाना, वो क्या खाना है मुझे, मतलब पूरी जो डाइटिशियन है वो उन्हीं से बात करती हैं, तो आई थिंक गेस मैं काफ़ी उन पे डिपेंडेंट हूँ फिलहाल, तो उनका काफ़ी बड़ा रोल है मेरी लाइफ में भी। दैट्स अमेजिंग, दैट्स सो हार्टिंग टू हियर। सो थोड़े से आप अपना जैसे आप की ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा-सा बताइए। जैसे आपने बोला कि आप और फ़िटनेस के बारे में थोड़ा बताइए। आपका क्या आप हैबिट्स कुछ गुड हैबिट्स के बारे में बताइए जो आप फ़ॉलो करते हैं। और आपने जैसे फ़िटनेस के लिए बताया आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, और तो थोड़ा-सा फ़िटनेस एंड ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए मैम, फ़िटनेस अब मैं इस स्पोर्ट्स लाइन में जैसे मैंने बताया आपको 13 साल से हूँ। एंड तो आई थिंक सबसे बड़ा जो कंसर्न अब लोगों में है वो है स्लीप का। और आई थिंक अगर किसी कोई भी इंसान को अगर कुछ भी आदत अभी ठीक करनी है, तो अपना स्लीप साइकिल ठीक रखें वो। अच्छा। समय पर सोएं और उठें, आई गेस वो बेस्ट है। और जितना आप नेचुरली खा सकते हैं, नेचुरल चीज़ खा सकते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो स्लीप और फ़िटनेस का साइकिल्स आपको स्लीप साइकिल से आपका क्या मतलब है? लाइक कितने घंटे सोना चाहिए आपके हिसाब से? एंड
आप कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं? देखिए, मैं काफ़ी अच्छा सोता था, लेकिन अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी भी स्लीप साइकिल अब उतनी अच्छी नहीं है। बट जो मेरी अब काफ़ी बेटर हुई है पहले से। एंड जो मेरी डायटीशियन है वो भी कहती हैं कि स्लीप साइकिल का एक एथलीट की लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। वो कहती हैं कि जो हार्मोन्स बॉडी सीक्रेट करती है वो अपने टाइम पे करती है, और अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर जगे रहोगे तो वो फिर हार्मोन सीक्रेट नहीं होंगे, एंड देन आपकी बॉडी तो फिर वो मतलब जो हार्मोन्स रहते हैं उनका टाइम बिगड़ जाएगा, तो आपकी बॉडी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इसका। राइट। एंड तो कुछ 12 कितने बजे बजे से स्लीप करते हैं? कुछ ऐसे कुछ आपको याद है कि कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए? जी, आप मैं यूजुअली आप 11 बजे के आसपास सोइए और 7-8 घंटे की नींद लीजिए, वो बेस्ट है। और इम्पोर्टेंस ये है, मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि आप सेम टाइम पर रोज़ सोएं और सेम टाइम पर उठें, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा। इस बात का ध्यान रखना है। एंड एक्सरसाइज की बात करें तो देखिए, हम जो एथलीट हैं उनको वो काफ़ी रिगरस एक्सरसाइज करते हैं। वो अगर आप नॉर्मल इंसान की बात करेंगे तो उनसे काफ़ी 4-5 गुना ज़्यादा उनको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एक कॉम्पिटिटिव लेवल पर उनको खेलना है तो। बिल्कुल। और मेरी एक्सरसाइज रूटीन की बात करें तो स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग मेरी अ, अलग रहती है। और जैसा कि अगर आपको नहीं पता है कि जो है एक एथलीट के काफ़ी सीजन्स होते हैं, ऐसे ऑफ सीजन प्री सीजन्स होता है, तो उनमें जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो काफ़ी चेंज होती रहती है। और जब आपकी बिल्कुल कॉम्पिटिशन्स आते हैं तो उस फेज़ को बोलते हैं टेपरिंग। तो उस टेपरिंग के फेज़ में हमको स्पीड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, मतलब जो वेट्स हैं वो हमको फास्ट उठाने पड़ते हैं, एंड देन ताकि अपनी बॉडी उस मतलब एक्सप्लोसिव हो जाए कॉम्पिटिशन्स के वक्त। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सुपर्ब! सो आपका एक जैसे आपने कॉम्पिटिशन के बारे में अभी बोला कि कॉम्पिटिशन के लिए आप प्रिपेयर करते हैं। कोई आपने कॉम्पिटिशन की कोई गेम मेमोरी बताइए जो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल हो? अब जो मेरी बेस्ट है आई गेस, जो मेरा बेस्ट कंपटीशन रहा है वो अब तक रियो 2016 पैरालंपिक्स में रहा है। एंड आई गेस अब जो मेरी जो लेकिन बेस्ट मेमोरी है वो मेरी अभी इसी दिसंबर की है। दिसंबर में खेलो इंडिया पैरा गेम्स थे, और मैंने वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता 1.83 जंप करके। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मेरी जो पूरी फैमिली, मेरी वाइफ और मेरी बेटी थी उस वक्त मुझे देखने के लिए पहली बार। तो आई गेस मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मेमोरेबल मोमेंट है फिलहाल वो वही है। और एक और रियो 2016 में जब मैंने अपना पर्सनल बेस्ट किया 1.86। अच्छा। तो उस वक्त रियो में हम ओलंपिक स्टेडियम में थे, एंड जो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस अब तक की आई है वो उसी स्टेडियम में आई है, और वो उसी सबसे टॉप लेवल के कॉम्पिटिशन में आई है। तो जब मैंने 1.86 मीटर किया, मैंने पहले कभी नहीं किया था वो, तो मेरा वो सेकंड अटेम्प्ट में हुआ। और जब मेरा वो सेकंड अटेम्प्ट में हुआ तो आई कुड नॉट बिलीव इट कि ये मुझसे हो गया है। अरे वाह! तो वो काफ़ी अच्छा मोमेंट था मेरी लाइफ में। एंड लेकिन फ़िलहाल तो मैं दिसंबर 2023 में ही दूंगा, जो अभी दिसंबर गया है, क्योंकि मेरी वाइफ और मेरी बेटी थी मुझे देखने के लिए स्टेडियम में। ऑसम, ऑसम। सो आपके हिसाब से एक विनिंग माइंडसेट होने के लिए क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं? देखिए, एक विनिंग माइंडसेट के लिए बहुत सारी चीज़ों का एक साथ एक समय पर काम करना ज़रूरी है। और मैं कहूँगा कि इसमें लक का बहुत बड़ा रोल भी होता है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सभी एथलीट मेहनत पूरी करते हैं अपनी, और सेम मेहनत करते हैं, लेकिन जो एंड टाइम पे जिसका थोड़ा सा लक ठीक रहता है तो वो आई थिंक बेटर परफॉर्म कर पाता है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है कि एक विनिंग माइंडसेट के लिए आपका अगर आप कंपटीशन की बात करें तो एक वो जो कंपटीशन का फेस होता है वो काफ़ी दिन पहले शुरू हो जाता है। लेकिन एक रात पहले एक अच्छी स्लीप का होना, एक आप हाइड्रेटेड रहें अच्छी तरह, एंड और आपका मतलब पूरा जो आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जो आपने पहले ट्राई नहीं की है। तो आई थिंक, लेकिन माइंडसेट की बात करें तो आई थिंक काफ़ी एक्सपीरियंस लगता है इस चीज़ में, और मुझे ऐसे 10 साल हो गए मुझे करते स्पोर्ट्स। लेकिन मैं अभी भी जब भी कंपटीशन में जाता हूँ तो मैं थोड़ा डरा हुआ रहता हूँ, थोड़ा नर्वस रहता हूँ। तो ये एक नेचुरल फीलिंग है आई गेस। या एंड
और मैंने काफ़ी मतलब इसकी ट्रेनिंग की है मैंने। काफ़ी ब्रीदिंग सेशंस होते हैं हमारे, और हमें थोड़ी साइकोलॉजिकली ट्रेनिंग करनी पड़ती है उसके लिए। लेकिन एक विनिंग माइंड सेट के लिए आपको उस समय पे आई थिंक मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो एब्सोल्युटली, आई गेस एब्सोल्युटली ग्रेट, यस यस। सो आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जितने भी मतलब है, मैं उनको यही बोलूँगा कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा कंसिस्टेंट रहिए, कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ भी काम में हेल्प कर सकती है। और आप जो भी अपने जो भी आपका काम है उसको आप प्रायोरिटी दीजिए, और उसी काम पे आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहिए, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं मेरे हिसाब से। Great. Superb. Let's come to the rapid fire questions. These are short, like one or two line answers. जी। Yeah. So, आपका फेवरेट एथलीट कौन है और आपने क्या बिगेस्ट लर्निंग ली है उनके करियर से? मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, तो माइकल जॉर्डन और आई गेस कोबी ब्रायंट मेरे फेवरेट रहे हैं शुरू से। और Great. जैसे मैंने बात कर रहा था आपको कि वो मेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, और जो उनके मेंटल जो लेसन्स उनकी हमको लेना चाहिए कि वो एक अच्छे बड़े गेम में कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं और अब अपने आप को मेंटली स्टेबल रखते हैं। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा लेसन है उनकी लाइफ से। Awesome. कोई फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म या कोई फिल्म जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो? आई गेस मेरे हिसाब से वो मैंने अभी फिलहाल देखी, वो भी बास्केटबॉल पे ही है, द लास्ट गेम। राइट, द ऐसे नाम लास्ट है, डांस। द लास्ट डांसर्स। तो आई थिंक वो बेस्ट है, और वो दिखाता है कि कैसे कोबी ब्रायंट इतने स्ट्रांग थे मेंटली, और कैसे वो अपनी टीम को साथ लेकर चलते थे, और कैसे पूरी टीम उनसे इंस्पायर होती थी। जी। तो आई थिंक वो बेस्ट है मेरे लिए, वो आई थिंक मैंने रिसेंटली देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो डॉक्यूमेंट्री। ग्रेट। योर फेवरेट कोटेशन? ये काफ़ी पुराना है मतलब, और जब मैं 7th या 8th क्लास में था, तो हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि डेली कोई ना कोई किसी ना किसी को एक हेडलाइन लिखनी पड़ती थी ब्लैक बोर्ड पे। तो जो मेरी फेवरेट थी, वो एक बार मैंने देखी और मेरे दिमाग में छप गई वो, और मुझे आज भी याद है वो पूरा पिक्चर, वो जब वो लिख रही थी वो मेरी क्लासमेट, तो वो था कि फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। एंड आई गेस मैं कभी भी इस बात को नहीं भूला हूँ, और मैंने काफ़ी इसको अपनी लाइफ में भी मैंने काफ़ी इससे मैं इससे रिलेट कर पाता हूँ इस चीज़ को। So I guess future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Great. What's your biggest dream? I guess अभी हम ड्रीम की बात कर रहे हैं, तो what's your biggest dream? जी मैम, मेरा एक ही ड्रीम है कि मैं कभी स्पोर्ट्स से रिटायर नहीं होना चाह रहा। मैं कभी भी स्पोर्ट्स से रिटायर होना नहीं चाहता हूँ, और जब तक हो सकेगा मैं यही है कि मैं स्पोर्ट्स करता रहूँ बस। बाकी अचीवमेंट्स आई थिंक मैंने जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, चाहे वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, पैरालंपिक्स हो या एशियन गेम्स हो, तो सभी में मेरा मेडल है। अगर तो आई गेस सिर्फ मैं यही है कि मुझे अपने स्पोर्ट्स से बहुत प्यार है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लंबे समय तक खेलूँ। Super. Super. And with this, we come to the end of the show. Thank you so much, Varun, for joining me in this absolutely amazing session. Pleasure, ma'am. Thank you so much. Thank you all for listening to today's episode with your host, Garma Aftar. See you in the next one. Have a great day. Bye.